हेलो बच्चों, सभी को नमस्कार। आज जो 10वीं क्लास की पाठ्य पुस्तक है विज्ञान, उसमें एनसीईआरटी के बदले हुए सिलेबस के अनुसार अपन टॉपिक चालू करते हैं। जैसे हमने चर्चा की थी कि 10वीं क्लास के विज्ञान के 3 पोर्शन हैं। एक भौतिक विज्ञान वाला पोर्शन है, एक रसायन विज्ञान वाला पोर्शन है और एक जीव विज्ञान वाला पोर्शन है। तो सबसे पहले अपन भौतिक विज्ञान वाला पोर्शन चालू करते हैं। समझने वाला टॉपिक है, यहाँ से अच्छी मार्किंग आप बोर्ड की परीक्षा में प्राप्त कर सकते हो। किस तरह से क्वेश्चन समझने हैं और किस तरह से क्वेश्चनों को समझकर आगे बढ़ाना है, ये सारी चर्चाएं अपन यहाँ से करेंगे। तो हमारा जो लेसन नंबर 12 है, फिजिक्स वाला पार्ट है, उसका पार्ट फर्स्ट अपन देखेंगे विद्युत धारा यानी इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट से आप सभी परिचित हैं क्योंकि अपन चारों तरफ विद्युत धारा के प्रवेश में रहते हैं और घर में भी अपन विद्युत धारा का अधिक इस्तेमाल करते हैं। तो विद्युत धारा जो आप जानते हैं उस नॉलेज को अपन यहाँ पर लेके आते हैं। तो पाठ के परिचय में अगर मैं आपसे ये पूछूं कि वायु का प्रवाह कैसे होता है या वायु के बहने का कौन कौन सा कारण है, तो आप बोलोगे वायु हमेशा प्रवाहित होती है उच्च दाब से निम्न दाब। यानी यहाँ पर आप कह सकते हो कि वायु के प्रवाह का जो कारण है वो है दो स्थानों के दाब में अंतर यानी दाबांतर। उच्च दाब वाले स्थान से वायु हमेशा निम्न वायु दाब वाले स्थान की तरफ गति करती है। अगर ऐसे मैं आपसे पूछ लूं, छोटे क्लासों में आपने पढ़ा होगा ऊष्मा का प्रवाह कैसे होता है या किस बात पर निर्भर करता है, तो आपको पता है हमेशा ऊष्मा उच्च ताप वाली वस्तु से निम्न ताप वाली वस्तु की तरफ गति करती है। तो यहां से आपने ऊष्मा के प्रवाह का कारण जाना, तो आपने कहा तापांतर, यानी ताप में अंतर के कारण ऊष्मा का क्या होता है प्रवाह। ऐसे ही अगर मैं ये कहूं, अगर मान लीजिए जल का प्रवाह कैसे होता है, तो छोटी क्लासों में आपने जाना था जल हमेशा गति करता है ऊंचाई वाले स्थानों से निचाई वाले स्थानों की तरफ, यानी ऊंचाई से निचाई की तरफ कौन गति करता है, जल। तो ये सारे बिंदु आपने पिछली कक्षाओं में पढ़े हैं, जाने हैं। यहाँ पर अभी मैं पहले थोड़ा बता दूं, यहाँ पर विद्युत धारा में इलेक्ट्रॉन गति करेंगे, यानी इलेक्ट्रॉन पर क्या होता है आवेश, तो आवेश गति करेगा। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि आवेश का प्रवाह किस बात पर निर्भर करता है, तो याद रखना आवेश यानी इलेक्ट्रॉन की गति या आवेश की गति हमेशा उच्च विभव से निम्न विभव की ओर होती है। जिस तरह से वायु उच्च दाब से निम्न दाब की तरफ, ऊष्मा उच्च ताप से निम्न ताप की तरफ, ऊंचाई से निचाई वाले स्थानों की तरफ गति करता है जल, उसी तरह से आवेश हमेशा उच्च विभव से निम्न विभव की तरफ गति करता है। यानी जहां दो बिंदुओं के बीच क्या होगा बताओ, विभव में अंतर, जिसको अपन बोलो विभवांतर। तो हमेशा आवेश या धारा जो गति करेगी वो किसके कारण गति करेगी, विभव में अंतर यानी विभवांतर। ये विभव क्या होता है इसकी चर्चा अपन आगे करेंगे। ऊपर वाले बिंदुओं के जोड़ते हुए आप यहाँ से एक बात सबसे पहले जाने कि आवेश का प्रवाह हमेशा उच्च विभव से निम्न विभव, विभव समझते हो वोल्टेज, यानी हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज, यानी हमेशा धारा का जो प्रवाह है या धारा हमेशा छोटी जाती है उच्च वोल्टेज से निम्न वोल्टेज, या ये कहें जहां से धारा आती है वहां के वोल्टेज क्या होते हैं ज्यादा और हमारे घर के वोल्टेज क्या होते हैं कम। तो धारा हमेशा हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज की तरफ गति करती है, उच्च विभव से निम्न विभव की तरफ गति करती है। ये थोड़ा ध्यान में रखना कि आवेश की गति के लिए कौन जिम्मेदार है, विभव अंतर, यानी दो बिंदुओं के बीच क्या होना चाहिए, विभव में अंतर। एक बिंदु का विभव क्या होना चाहिए उच्च और दूसरे बिंदु का विभव क्या होना चाहिए निम्न। अगर विभव में अंतर नहीं है तो धारा का प्रवाह कितना हो जाएगा, जीरो। विभव में अंतर नहीं है तो धारा का प्रवाह कितना हो जाएगा, जीरो, यानी आवेश की गति है वो रुक जाएगी अगर विभवांतर कितना हो जाएगा, जीरो। तो यहाँ से फटाफट मुझे दो सवालों के जवाब दीजिए। ऊष्मा का या आवेश का प्रवाह किस पर निर्भर करता है, विभवांतर पर। आवेश का प्रवाह किस पर निर्भर करता है, विभवांतर पर, यानी आवेश हमेशा गति करेगा उच्च विभव से निम्न विभव की तरफ। दूसरा बिंदु अगर यहाँ से अपन जाने तो ध्यान रखना आवेश या धारा केवल और केवल कौन से पथ पर बहती है, बंद परिधि,
परिपथ। यहाँ बंद परिपथ का मतलब ये होता है जब आप बल्ब जोड़ते हैं तो जब सर्किट पूरा होगा तो ही बल्ब जुड़ेगा या जलेगा, अगर सर्किट अधूरा होगा तो बल्ब नहीं जलेगा। तो यहाँ बंद परिपथ का मतलब है पूरा परिपथ, यानी पूर्ण रूप से जुड़ा हुआ परिपथ। अगर परिपथ अधूरा है तो उसमें धारा नहीं बहेगी। तो केवल अगर यहाँ से अपने एक बात और जाने कि आवेश का प्रवाह जो है वो बंद परिपथ में या धारा का प्रवाह जो है वो बंद परिपथ में होता है, और ये निर्भर किस पर करता है, विभवांतर पर। ये जानकारी हमने यहाँ से ली। अब ये विद्युत परिपथ क्या होता है इसके बारे में थोड़ा सा देखें। जैसे मान लीजिए मैं आपके पास एक चीज बोलूँ कि हमें कनेक्शन करना है, ज्वाइंट करना है। आपके पास एक बल्ब है, इस बल्ब को मैं यहाँ विज्ञान में क्या नाम दे रहा हूँ, प्रतिरोध। ध्यान रखना जितने भी साधन हैं, युक्तियां हैं, उनको विज्ञान में अपन किस नाम से डिनोट करते हैं, प्रतिरोध। और बताओ जोड़ने के लिए आपको क्या चाहिए, कितने वोल्टेज आ रहे हैं, इसके लिए क्या चाहिए, वोल्टमीटर। कितनी धारा आ रही है, इसके लिए क्या चाहिए, एमीटर। अच्छा, धारा को कंट्रोल किससे करेंगे तो क्या चाहिए, धारा नियंत्रक। और एक जहां से करंट आ रहा है वो चीज चाहिए, यानी सेल या बैटरी। तो किसी भी विद्युत परिपथ में ये सारी चीजें जरूरी है। बोलो क्या क्या जरूरी है बनाने के लिए, प्रतिरोध क्या जरूरी है, वोल्टमीटर क्या जरूरी है, एमीटर, और साथ में जरूरी है धारा नियंत्रण। और अगर एक चीज और देखें तो आप स्विच लगाते हो, जिसको विज्ञान की भाषा में अपन क्या बोलेंगे, कुंजी। स्विच को विज्ञान की भाषा में क्या बोलते हैं, कुंजी। तो इन सारी चीजों को जोड़कर अपन क्या बनाते हैं, परिपथ। आप यूं समझिए ना, आपको एक बल्ब का कनेक्शन करना है तो क्या क्या चीजें चाहिए, आपको स्विच चाहिए, आपको बल्ब चाहिए, आपको तार चाहिए, आपको बैटरी चाहिए, सेल चाहिए। ये सारी चीजें जोड़कर अपन क्या बनाते हैं, परिपथ। तो देखो परिपथ कैसे बनता है अगर समझाएं। ये मान लो आपका बल्ब, तो ये मैंने बल्ब को जोड़ दिया। बल्ब के दो वायर होते हैं, एक तरफ प्लस और एक तरफ माइनस, ऐसा बना। धारा को कंट्रोल करने के लिए मैंने यहाँ पर एक धारा नियंत्रक जोड़ दिया। ये धारा को कंट्रोल करेगा, इसको RH बोलते हैं। थोड़ी देर के लिए समझ जाइए, ये धारा को क्या करेगा, कंट्रोल। दोनों को आपस में जोड़ दिया। अब बताओ धारा कितनी आ रही है, ये जानने के लिए क्या जोड़ोगी, एमीटर। साथ में धारा कहाँ से आ रही है, तो फिर इसके लिए आप बैटरी जोड़ोगे। और बैटरी एक प्लस होता है बैटरी में टर्मिनल, और एक क्या होता है, माइनस। साथ में स्विच लगाओगे, यहाँ पर कुंजी लगाओगे, यानी बटन स्विच, जो धारा को बंद करने या चालू करने का क्या करेगा, काम। तो ये देखो पूरी तरह से एक तार जुड़ गया है, यानी परिपथ क्या हो गया है, पूरा। तो अब आपका बल्ब जलना चालू हो जाएगा। तो बताइए धारा तभी बहेगी जब परिपथ क्या होगा, पूरा, यानी बंद। बंद समझ रहे हो ना, चारों तरफ से जुड़ा हुआ, तो फिर एक गोल गोल राउंड बन गया, यानी ये परिपथ कैसा है, बंद। अब बताओ ये परिपथ कैसा है। अब ये परिपथ बीच में से क्या है, कट गया, खुला परिपथ है, अपूर्ण परिपथ है, यानी जुड़ा हुआ नहीं है। तो क्या बल्ब जलेगा, नहीं। तो बल्ब जलने के लिए जरूरी क्या है बताओ, परिपथ का पूर्ण होना, यानी स्विच का ऑन होना। जब ये स्विच ऑन होगा तो ही आवेश का क्या होगा, प्रवाह, तो ही क्या बहेगी, विद्युत धारा। तो अभी तक हमने क्या जाना कि आवेश के बहने के लिए कौन जरूरी है बताओ, विभवांतर। अभी तक हमने समझा कि आवेश को या आवेश के प्रवाह को समझना है तो दो बिंदुओं में क्या होना चाहिए, विभव में अंतर। फिर हमने समझा धारा या आवेश का प्रवाह केवल तभी संभव है जब परिपथ क्या हो जाएगा, पूरा। अब ये देखेंगे धारा वास्तव में कैसे बहती है, या धारा के लिए कौन कौन से कारक है वो उत्तरदायी है। तो अपन मेन जो बिंदु है वो अपन चालू करते हैं। विद्युत धारा की जो पहली बिंदु है, परिभाषा। अपन परिभाषा समझने से पहले यूं समझ लेंगे कि जब भी अपन परिपथ बनाते हैं तो उसमें धात्विक तार का इस्तेमाल करते हैं, और धात्विक तार में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब ये हुआ धारा के बहने के लिए जरूरी क्या है, या धारा का प्रवाह किसके कारण होता है, मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण। थोड़ा सा ये ध्यान रखना, मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण। मुक्त इलेक्ट्रॉन ही धारा में भाग लेते हैं। धारा के कारण का मुख्य कारण जो है वो है मुक्त इलेक्ट्रॉन। जब इस तार को बैटरी से जोड़ा जाता है तो इधर वाला जो बिंदु है वो हाई वोल्टेज बन जाता है, और उधर वाला जो बिंदु है वो लो वोल्टेज बन जाता है, और ये सभी इलेक्ट्रॉन एक निश्चित दिशा में गति करना चालू कर देते हैं। यानी जब वोल्टेज अगर आरोपित होता है तो आपने यहाँ पर समझा, बोलो गति कौन करेगा,
बोलो क्या होगी, इलेक्ट्रॉन की क्या होगी, गति। अब हमने 9th क्लास में पढ़ा था इलेक्ट्रॉन पर कैसा आवेश होता है, माइनस। तो अगर इलेक्ट्रॉन गति करेगा तो उसके ऊपर वाला आवेश भी क्या करेगा, गति। तो एक बिंदु अपन यहाँ से और भी समझ सकते हैं, इलेक्ट्रॉन अगर गति करेगा तो फिर आवेश की भी क्या होगी, गति। इन दोनों की गति के साथ अगर आप समय ले लेते हो, समय जोड़ देते हो कि आवेश कितने समय तक प्रवाहित हुआ, तो ध्यान रखना जहां कहीं भी समय शब्द आता है तो फिर वहां एक शब्द जुड़ जाता है दर। दर का मतलब बट्टा में क्या लिखना है, समय। तो जब इस तार को बैटरी से जोड़ते हैं, एक बिंदु हाई वोल्टेज बन जाता है, दूसरा बिंदु लो वोल्टेज बन जाता है, तो सभी इलेक्ट्रॉन एक निश्चित दिशा में गति करना प्रारंभ कर देते हैं। और जब इलेक्ट्रॉन गति करते हैं तो उसी को अपन क्या बोलेंगे कि धारा बह रही है, तार में क्या बह रही है, धारा। तो अगर मान लीजिए आपसे परिभाषा पूछ ली जाए तो आप क्या बोलोगे, इलेक्ट्रॉन की गति की दर, या इलेक्ट्रॉन के बहने की दर, या इलेक्ट्रॉन के प्रवाहित होने की दर। तो पहली परिभाषा आप यहां पर क्या नोट कर सकते हो, बोलो, इलेक्ट्रॉन के प्रवाह की दर। अब बताओ इलेक्ट्रॉन के ऊपर क्या जा रहा है, आवेश। तो इलेक्ट्रॉन की जगह कई बार परिभाषा में आप ये भी यूज कर सकते हो, आवेश के प्रवाह की दर। यानी आवेश या फिर इलेक्ट्रॉन के प्रवाह की जो दर है उसको हम किसके रूप में परिभाषित करेंगे, बताओ, विद्युत धारा। उसको हम विद्युत धारा के रूप में परिभाषित करेंगे। तो वास्तव में विद्युत धारा में गति कौन करते हैं, इलेक्ट्रॉन, या फिर गति कौन करता है, बताओ, आवेश। तो आवेश की प्रवाह की दर क्या कहलाएगी, विद्युत धारा। ध्यान रखना बेटा, एक शब्द दोनों में जुड़ा हुआ है, दर। और जहां भी ये दर शब्द लिखा है तो आप यहां से इस चीज को रट लो, याद कर लो कि आपको बटा में क्या लिखना है, बताओ। याद रखना, जहां भी परिभाषा में दर शब्द जुड़ा है इसका मतलब उसको समय के सापेक्ष क्या करना है, परिभाषित, यानी बटा में क्या लिखना है, समय। तो ये क्या हो गई, बोलो, विद्युत धारा की परिभाषा। बहुत सिंपल सी है। बताओ विद्युत धारा में गति कौन करते हैं, इलेक्ट्रॉन। तो उसी गति को तो क्या बोलोगे, विद्युत धारा। तो मैंने पहले लिखा इलेक्ट्रॉन के प्रवाह की दर, बोलो क्या है, विद्युत धारा। अब इलेक्ट्रॉन के साथ कौन गति कर रहा है, आवेश। तो आवेश के प्रवाह की दर को भी अपन क्या बोलेंगे, विद्युत धारा। और याद रखना, जहां भी दर शब्द जुड़ा है तो बटा में आपको क्या लिखना है, समय। अब देखो परिभाषा के बाद हम सूत्र बनाते हैं, यानी विद्युत धारा का सूत्र बनाते हैं। तो आपसे मैं अगर सवाल पूछता जाऊं और फिर विद्युत धारा का सूत्र बनाऊं तो बताओ विद्युत धारा में गति कौन करता है, बताओ, इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन पर क्या पाया जाता है, ऋणावेश। तो विद्युत धारा का सूत्र बनाने से पहले बताओ गति किसकी हुई है, आवेश की। तो हमेशा ऊपर क्या लिखोगे, बताओ, आवेश। अब बोलो आवेश के प्रवाह की दर क्या है, धारा। दर शब्द आ गया तो बटा में क्या लिखना है, बताओ, समय। तो हमारे पास विद्युत धारा का क्या आ गया, बताओ, सूत्र। बोलो विद्युत धारा का फॉर्मूला, यानी विद्युत धारा का जो सूत्र है वो क्या हो गया, विद्युत धारा बराबर आवेश बटा समय। यानी ऊपर क्या रखना है, आवेश, और नीचे क्या रखना है, समय। अब यदि मैं आपसे कहूं कि थोड़ा यहां पर शब्दावली यूज करें, मैं विद्युत धारा को एक सिंबल दूं, विद्युत धारा, उसको मैंने लिख दिया आई से। अगर मैं आवेश को लिख दूं क्यू से, और समय को किससे लिख दें, टी से। अगर मैं ये सारे सिंबल यहां यूज करूं तो बताओ विद्युत धारा की जगह क्या लिखूं, आई। आवेश की जगह क्या लिखूं, बोलो, क्यू। और समय की जगह क्या लिखूं, टी। तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्र यहां से मिल गया, आई बराबर क्यू बटा टी। यानी ये फॉर्मूला हमें याद रखना है। विद्युत धारा को ज्ञात करने का ये फॉर्मूला हमें याद रखना है कि जब हमें आवेश दिया जाता है और समय दिया जाता है तो किस तरह से धारा कैलकुलेट करते हैं। आवेश में बोलो किसका भाग देना पड़ेगा, समय का। आवेश में समय का भाग देकर अपन क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, विद्युत धारा। तो एक अच्छा फॉर्मूला यहां से समझ में आ गया कि विद्युत धारा में आवेश गति करता है, आवेश की गति की दर को ही क्या बोलते हो, विद्युत धारा। तो ऊपर आवेश और नीचे क्या आ जाएगा, समय। तो एक फॉर्मूला यहां से याद कर लो कि
आवेश बटा समय, ये किसका फॉर्मूला है? विद्युत धारा का। थोड़ा सा मैं पहले ही बता दूं यहाँ पर एक बार के लिए, धारा का जो मात्रक होता है वो क्या होता है? एम्पियर। आवेश का जो मात्रक होता है वो क्या होता है? कूलम। और समय का मापन किसमें करते हैं? ये सब जानते हैं, समय का मापन किसमें करते हैं? सेकंड। अभी मान ले कि विद्युत धारा को किसमें मापा जाता है? एम्पियर में मापा जाता है। आवेश को किसमें मापा जाता है? कूलम में मापा जाता है। समय को किसमें मापते हैं? मान लो मिनट या सेकंड में मापते हैं। तो यहाँ पर अगर अपन ने इन चीजों को अगर नोट करें, यहाँ पर वो आई क्या है? इस फॉर्मूले में आई क्या है? फटाफट बताओ, आई क्या है? विद्युत धारा। Q क्या है? आवेश। और T समय की जगह क्या लिखा हुआ है? T। तो एक चीज और समझिए, यहाँ पर एक फॉर्मूला और तैयार करते हैं, न्यूमेरिकल सेक्शन के लिए एक फॉर्मूला और तैयार करते हैं। यहाँ Q क्या है बताओ? कुल आवेश। Q है कुल आवेश। और आपको पता है कुल आवेश जो है किसके कारण है? तो कुल आवेश है वो किसी भी तार में किसके कारण होता है? ये सारी बातें अपन ने जान ली या जानते हैं अपन कि तार में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन की वजह से ही क्या होता है बताओ? आवेश। अब अगर हमें इस तार का कुल आवेश निकालना है तो ये देखने पड़ेंगे कुल इलेक्ट्रॉन कितने। ध्यान रखना बेटा, जब किसी भी तार का कुल आवेश निकालना है या कुल आवेश ज्ञात करना है तो ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि उस तार में कुल इलेक्ट्रॉन कितने हैं, और साथ में गुणा करना पड़ेगा एक इलेक्ट्रॉन के आवेश को, एक इलेक्ट्रॉन के आवेश को। अगर इन दोनों को आप गुणा कर देंगे तो उस तार का आपको क्या मिल जाएगा बताओ? कुल आवेश। तो ध्यान रखना, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है, कितना होता है याद करो? 1.6 गुणा 10 की घात 19 कूलम। अगर एक पर इतना आवेश है तो टोटल इलेक्ट्रॉन के साथ अगर गुणा कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? कुल आवेश। तो अगर मान लीजिए मैं कुल इलेक्ट्रॉन को n से लिख दूं, मान लो मैं कुल इलेक्ट्रॉन को किससे लिख रहा हूं? n से। और एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश को किससे लिख रहा हूं? बोलो, e से। मान लो मैं कुल इलेक्ट्रॉन को किससे लिख रहा हूं? n से। और एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश को किससे लिख रहा हूं? e से। तो दोनों का गुणा क्या हो जाएगा? n गुणा e। तो देखो एक फॉर्मूला और आ जाएगा कुल आवेश की जगह, बोलो n गुणा e। बताओ यहाँ पर n क्या है? यहाँ पर n ध्यान में रखना, कुल क्या है? इलेक्ट्रॉन। e क्या है? ध्यान रखना, आवेश इलेक्ट्रॉन का मान है, e का मान है, आवेश का क्वांटा है 1.6 गुणा 10 की घात -19 कूलम। E का मान आप हमेशा डायरेक्टली याद रख लें, E की वैल्यू कितनी होती है? 1.6 गुणा 10 की घात -19 कूलम। तो जब भी कुल आवेश निकालोगे तो कुल इलेक्ट्रॉन को गुणा करोगे किससे? E से। ध्यान रखना सूत्र, जब भी न्यूमेरिकल सेक्शन हल करोगे E की जगह बिना सोचे समझे क्या रखोगे? 1.6 गुणा 10 की घात -19। अब बताओ ये Q का मान मैं इस फॉर्मूले में रख सकता हूँ ना? Q की जगह में क्या रख सकता हूँ बताओ? n गुणा e। तो धारा का एक और सूत्र हमारे पास आया, I बराबर बोलो Q बटा T था ना, और Q की जगह अपन को क्या रखना है? n गुणा e। तो बताइए धारा का एक नया फॉर्मूला हमारे पास क्या आया? n गुणा e और बटे में क्या है बताओ? T। तो ये हो गया धारा निकालने का दूसरा फॉर्मूला। ध्यान रखना बेटा, ये दोनों ही फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है। एक फॉर्मूला क्या है? I बराबर Q बटा T, और एक फॉर्मूला क्या है? I बराबर Q की जगह क्या लिखा है? n गुणा E बटा T। तो बताओ जब आवेश दिया जाएगा तो ये फॉर्मूला लगाएंगे, और जब कुल इलेक्ट्रॉन दिए जाएंगे तो ये फॉर्मूला लगाएंगे। तो अभी तक यहाँ हमने देखा विद्युत धारा का सूत्र। विद्युत धारा का सूत्र देखने के बाद अब बेटा अपन थोड़ा सा देखेंगे विद्युत धारा का मात्रक। विद्युत धारा का मात्रक कैसे ज्ञात करते हैं? सूत्र से मात्रक, एक सिंपल तरीके से सूत्र से मात्रक कैसे ज्ञात करते हैं अब ये देखें। तो एक बार फटाफट थोड़ा सा रिवाइज कर लो। अभी तक हमने दो सूत्र देखे, विद्युत धारा। बताओ पहला सूत्र क्या देखा? I बराबर Q बटा T, ये फॉर्मूला देखा।
इस ये फॉर्मूला तभी लगाना है जब आपको प्रश्न में क्या दिया जाए, आवेश या समय। दूसरा फॉर्मूला बताओ, विद्युत धारा का आपने क्या देखा, I बराबर N गुना E बटा T। ये फॉर्मूला कब लगाना है, जब आपको प्रश्न में क्या पूछे जाए, कुल इलेक्ट्रॉन। तो ये दोनों फॉर्मूले हमने याद कर लिए। अब इन दोनों फॉर्मूलों की सहायता से अपन विद्युत धारा का क्या देखेंगे, मात्रक। विद्युत धारा का मात्रक। एक नंबर का सवाल बेटा यहां से बन सकता है, विद्युत धारा का सूत्र या फिर विद्युत धारा का मात्रक। तो हमेशा याद रखना, जब भी आपको किसी चीज को परिभाषित करना है या जब भी किसी चीज का मात्रक निकालना है तो सबसे पहले उस चीज का क्या याद रखना है, सूत्र। तो फटाफट बताओ, मात्रक निकालने से पहले धारा का क्या देखना है, सूत्र बताओ। I बराबर Q बटा, बोलो बेटा, Q बटा T। ये सारी बातें यहां ये भी बता दो, Q क्या है, आवेश, ये Q है आवेश, T क्या है, समय। और थोड़ा सा मैं ये बता दो, आवेश का मात्रक क्या होता है, ये पहले हमने याद कर लिया। आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम, और समय को किस में मापा जाता है, सेकंड। ये बातें हमने पहले भी करी। तो जब हमें धारा का मात्रक निकालना है, I का मतलब क्या है, विद्युत धारा। मैं लिख देता हूं विद्युत धारा। अब देखो Q की जगह Q का मात्रक लिख दो, तो Q का मात्रक क्या है, बोलो, कूलाम। Q का मात्रक क्या है, कूलाम। और T की जगह T का मात्रक लिख दो, तो T यानी समय को किस में मापा जाता है, सेकंड। तो बेटा बहुत ही सिंपल तरीके से विद्युत धारा का क्या मिल गया, मात्रक, यानी कूलाम बटा सेकंड। कूलाम बटा सेकंड किसका मात्रक हो गया, विद्युत धारा। और ध्यान रखना, इस कूलाम बटे सेकंड को एक और नाम दिया जाता है, और वो नाम क्या है, एम्पियर। क्या नाम दिया जाता है, एम्पियर। सामान्य भाषा में विद्युत धारा का मापन किस में करते हैं, एम्पियर में, ये सब जानते हैं। तो एम्पियर का मतलब क्या हो गया, कूलाम बटा सेकंड। बेटा यहाँ से तीन चीजें हमें पकड़नी है। पहला तो ये धारा का सूत्र है, Q बटा T। दूसरा धारा का मात्रक क्या है, कूलाम बटा सेकंड। तीसरा धारा का एक अन्य मात्रक क्या हो गया, एम्पियर। और चौथा बिंदु हमें याद ध्यान में रखना, एम्पियर किसके बराबर होता है, ध्यान रखना बेटा, एम्पियर कूलाम बटे सेकंड के क्या होता है, बराबर, या कूलाम बटे सेकंड को क्या बोलते हो, एम्पियर। तो अभी तक हमने मात्रक कितने देखे हैं, दो। थोड़ा सा वापस साथ साथ रिवाइज करते चलिए ताकि फिर से आपको पढ़ने की जरूरत ना पड़े। यानी विद्युत धारा के मात्रक हमने अभी तक दो देखे हैं, या I आप जानते हो विद्युत धारा है, तो I के मात्रक बताओ, दो हमने देखे। पहला बोलो कौन सा देखा हमने, कूलाम बटा सेकंड। दूसरा जो मात्रक हमने देखा वो है एम्पियर। ये एक तीसरी बात और हमने समझी कि अगर आपसे पूछ ले, एम्पियर जो है वो बराबर होता है किसके, कूलाम बटे सेकंड। छोटे छोटे सवाल यहां से बन सकते हैं, कूलाम बटे सेकंड के। कई बार ये भी पूछा जा सकता है, एक एम्पियर किसके बराबर होता है, तो आपको बताना पड़ेगा एक कूलाम बटे सेकंड। तो ये थे धारा के मात्रक। एक स्पेशल नोट और आप ध्यान में रख सकते हो, यहां से कई बार लिखा मिलता है आपको मिली एम्पियर, मिली एम्पियर, और कई बार आपको लिखा मिलता है माइक्रो एम्पियर, माइक्रो एम्पियर। तो ध्यान रखना, एम्पियर से पीछे मिली लिखा हुआ है, और मिली का मतलब होता है 10 की घात -3। यहाँ एम्पियर से पीछे क्या लिखा है, माइक्रो। तो माइक्रो को आपको समझना है 10 की घात -6। तो बताओ 1 मिली एम्पियर में कितने एम्पियर होते हैं, -10 की घात 3। तो 1 माइक्रो एम्पियर में कितने एम्पियर होते हैं, 10 की घात -6। ये साथ में दो मात्रक हमने और देख लिए। तो देखो हमारा बिंदु क्या चल रहा है, विद्युत धारा की परिभाषा हमने देख ली। इलेक्ट्रॉन के प्रवाह की दर को क्या बोलते हो, विद्युत धारा। आवेश के प्रवाह की दर को क्या बोलते हो, विद्युत धारा।
धारा का सूत्र हमने देखा आवेश बटा समय, यानी I बराबर Q बटा T। एक और फॉर्मूला हमने देखा I बराबर N गुणा E बटा T। उसी सूत्र से हमने क्या निकाला, विद्युत धारा की मात्रक यानी I के मात्रक। बताओ पहला कूलाम पर सेकंड, ये किसके बराबर था, एम्पियर के। एक एम्पियर किसके बराबर होता है, एक कूलाम प्रति सेकंड। फिर दो टर्म और देखे हमने, मिली एम्पियर का मतलब 10 की घात -3 एम्पियर और माइक्रो एम्पियर का मतलब 10 की घात -6 एम्पियर। इसके आगे थोड़ा सा और देखते हैं। कई बार एक सवाल हमसे पूछ लिया जाता है कि एक एम्पियर को परिभाषित करिए। जैसे मैंने क्वेश्चन की फॉर्म में अगर इसको समझ लें, अगर हमसे ये क्वेश्चन आ जाए, एक एम्पियर